सो हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन का जो सेकंड सॉल्यूशन है उसको लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहला मॉडल पेपर जो दिया था उसमें आप सभी के बहुत अच्छे जो कमेंट से फीडबैक वगैरह आ रहे थे, उसी के लिए हम लोगों ने इसका सेकंड सॉल्यूशन भी आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है यूट्यूब पे ही। ये जो बुक आपके सामने दिख रही है मॉडल पेपर बुकलेट की, जिसमें 10 एफएलटीज आपके सामने है, तो ऐसे करके हम आपको ये 10 के 10 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें 1000 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे और उसके अलावा दो तीन फैक्ट जो एडिशनल होंगे। तो ऐसे करके आपके 2 से 3000 आपको नए फैक्ट्स मिलेंगे मॉडल एफएलटीज के फॉर्म में। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि बुक्स अवेलेबल नहीं है बहुत सारी जगह पर, तो उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं कि बुक्स आप सभी को अवेलेबल हो जाए, वरना यहाँ तो हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसको सॉल्व कराने से पहले कि अगर बुक में कोई प्रिंटिंग एरर या मिसप्रिंट हो गया हो आंसर की में, तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उसको करेक्ट करवा दे, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ से देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसको देखना था कि क्या बात कवर कर रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेंसस कौन सा 2011, क्योंकि सेक्स रेशियो देख के थोड़ा सा आदमी या चाइल्ड सेक्स रेशियो देख के थोड़ा सा हम सेक्स रेशियो की तरफ जा सकते हैं और ऑप्शन के और कोई ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या देखा, चाइल्ड सेक्स रेशियो किसको 0 से 6 ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनका जो सेक्स रेशियो निकालते हैं उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जब हम देखते हैं 2001 के सेंसस की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 932 था। और अभी जब 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना हो गया, 918 के अराउंड दिख रहा है, जिसमें जो टोटल गैप है आपको कितना 14 का दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 918, जो मध्य प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो एमपी में हमको दिखाई दे रहा है। और एमपी में जो हमें हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और एमपी में जो लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मध्य प्रदेश का सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है, तो एमपी में लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे टू बी बिल्ट इन मध्य प्रदेश विल कनेक्ट विच स्टेट्स, नर्मदा एक्सप्रेसवे जो मध्य प्रदेश में बन रहा है किन राज्यों को कनेक्ट करता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं नर्मदा जो आपकी अमरकंटक से निकल के जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास से निकल के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात तक जाती है, तो ये किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इसको हम लोग देख रहे हैं कि आपको कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा क्या, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इसको ये आपका कनेक्ट कर रहा है कौन सा, नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन रोड है जिसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि नर्मदा के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, अलग एक ग्रोथ दिखाई दे। और इसी के साथ हम देखते हैं मध्य प्रदेश से चंबल एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। और जो आपका चंबल एक्सप्रेसवे है उसको अटल प्रगति पथ के नाम से भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आ रहा है, द ओनली सिंधी न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग जगह से पब्लिश होते हैं, तो मध्य प्रदेश का सिंधी भाषा का एकमात्र न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, तो मध्य प्रदेश का सिंधी भाषा का जो एकमात्र न्यूज़पेपर है वो भोपाल से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था, फर्ज। और मध्य प्रदेश का जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था वो उसका नाम क्या था, उसका नाम आप देखते हो मालवा अखबार एमपी का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। वहीं पे आपसे पूछता है मध्य प्रदेश का पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला उर्दू न्यूज़पेपर जो आपको दिखाई देता है वो ग्वालियर अखबार है। और ग्वालियर अखबार इसी के साथ मध्य प्रदेश का फर्स्ट न्यूज़पेपर भी आप लोग यहाँ से देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, विच इज़ द ओनली साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग। जैसे कि आप देखते हो कि हिंदू रिलीजन में अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। एक है ममलेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो संयुक्त ज्योतिर्लिंग है, और एक है महाकाल ज्योतिर्लिंग जो आपका उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। तो मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ज्योतिर्लिंग दिखती है, एक है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आपको ममलेश्वर या ओमकारेश्वर जिसको आप कहते हो, और एक आपको दिखती है कौन से, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं कि हमसे पूछा है साउथ फेसिंग, तो साउथ फेसिंग अब ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, क्या, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है। और ये जो महाकाल टेम्पल है इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था राणोजी राव सिंधिया ने। इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया है, राणोजी राव सिंधिया ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था जो महाकाल टेम्पल है। और इसी के साथ एक और चीज याद रखिएगा कि अभी
एमपी गवर्नमेंट ने क्या बनवाया है, एमपी गवर्नमेंट ने बनवा दिया है महाकाल लोक। और यहीं से मुझे ऐसा लगता है प्री में शायद क्वेश्चन पूछ दे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का इनॉग्रेशन कब करवाया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का इनॉग्रेशन 11 अक्टूबर 2022 को इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में किया था। तो इसको भी याद रखिएगा, महाकाल लोक का इनॉग्रेशन 11 अक्टूबर 2022 उज्जैन में है। राणोजी राव सिंधिया ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। और यही जो महाकाल टेम्पल है कौन सी लेक के किनारे पे है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रुद्र सागर लेक। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रुद्र सागर लेक। और यहीं से अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि सप्त सागर की नगरी किसको कहा जाता है, तो वो भी उज्जैन को कहा जाता है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मध्य प्रदेश में चंदेरी का किला कौन सी नदी के तट पर स्थित है। जब हम चंदेरी की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है क्या, अशोकनगर, जब मैं ऑप्शन के ऊपर ध्यान ना भी दूं। और जैसे ही अशोकनगर क्लिक होता है तो फिर दिमाग बोलता है कि अशोकनगर के आसपास मुझे सिंध या बेतवा नदी दोनों में से एक दिखेगी। तो फिर अब मैं देखता हूं तो चंबल तो मैं अपने आप ऑप्शन में से हटा दूंगा, शिवना मंदसौर में है तो मैं इसको हटा दूंगा। अब मेरे पास ये दोनों नदियां ऑप्शन मुझे दिख रही है। फिर मैं देखूंगा कि सिंध रिवर तो उसके इस हिस्से से चला गया और चंदेरी जो है इस वाले हिस्से में है जो बेतवा नदी के आसपास लगा हुआ क्षेत्र है। और इसका करेक्ट आंसर क्या चले आएगा, इसका करेक्ट आंसर चले आएगा बेतवा रिवर की जो आपका चंदेरी का फोर्ट है बेतवा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। बेतवा रिवर मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो बेतवा रिवर मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। बेतवा रिवर की जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो बेतवा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बीना, धसान, है ना, फिर आपकी हलाली और आपकी एक और है जामनी। तो ये मध्य प्रदेश में बेतवा रिवर की जो प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज है ये आपको दिखाई देगी। और फिर यहीं से आप देखोगे तो ये जो आपका चंदेरी का फोर्ट है, चंदेरी फोर्ट जो आप देखते हो, चंदेरी फोर्ट मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई दे रहा है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। और इसी चंदेरी फोर्ट में सिचुएटेड है कौन सा महल, इसी चंदेरी फोर्ट में सिचुएटेड है नौखंडा पैलेस। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में नौखंडा पैलेस कहाँ पर है, तो अशोकनगर के चंदेरी किले में आपको नौखंडा पैलेस दिखेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में जौहर कुंड कहाँ पर है, कौन सा कुंड, जौहर कुंड एमपी के कौन से किले में है, तो जौहर कुंड भी आपके मध्य प्रदेश के चंदेरी फोर्ट में सिचुएटेड है। तो इस फैक्ट को भी थोड़ा सा हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज पॉपुलर इन मालवा रीजन विच इज संग इन द मंथ ऑफ श्रावण। मतलब श्रावण के महीने में कौन से रीजन में, मालवा रीजन में, और गोवर्धन पूजा के समय गाया जाता है। तो इसकी हम लोग बात है 3 क्वेश्चन में हमेशा पहले क्वेश्चन में हिंट को ढूंढना है। क्या करना है, क्वेश्चन में हिंट, पहला हिंट है मालवा की बात कर रहा है, दूसरा श्रावण के महीने की बात कर रहा है, तीसरा गोवर्धन पूजा की बात कर रहा है। जैसे ही हमने देखा निर्गुणिया गायन, निर्गुणिया तो क्या है, सिंगा जी से एसोसिएटेड है, गोवर्धन पूजा पे नहीं गाया जाएगा। निर्गुणिया जो है आपको उतना नहीं दिखाई देगा, तो निर्गुणिया तो यहां से वैसे ही गलत कर दोगे। बरसाती बेरता, बरसाती बेरता हम लोग कब देखते हैं, जो बारिश का मौसम आता है, सीजनल सॉन्ग है तो उस टाइम, तो बरसाती बेरता में हटा दूंगा। रेलो गीत आपको ये ट्राइबल फोक सॉन्ग के तौर पर दिखता है, रेलो नहीं गाया जाता। अगर इसमें ऑप्शन में संजा गीत होता तो संजा गीत जो है क्वार के महीने में मालवा की कुंवारी लड़कियां गाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हिड़ गायन। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, हिड़ गायन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और इसी के अलावा अगर मैं मालवा की बात करूं तो मालवा में एक और गायन होता है जिसको हम लोग कौन सा गायन बोलते हैं, भरतरी गायन। कभी आपसे पूछे कि भरतरी सिंगिंग मध्य प्रदेश में कहां होती है, तो भरतरी सिंगिंग मालवा रीजन में होती है, जिसको निर्गुणिया के नाम से भी कई लोग कहते हैं। तो ये भी एक फैक्ट यहां से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहां से आ रहे हैं, व्हेन डिड द खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड। खजुराहो डांस फेस्टिवल, इट इज द बिगेस्ट डांस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, स्टार्टेड इन द ईयर 1975 एंड इट इज अ 7 days डांस फेस्टिवल विच इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के महीने में ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है। कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, छतरपुर जिले में सेलिब्रेट होता है। 1975 से इसको स्टार्ट किया गया था और ये 7 days फेस्टिवल है जो कहाँ पर होता है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल के कैंपस में होता है, जिसको कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, जिसको चंदेला डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। और खजुराहो को क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है स्कल्प्टर्स ऑफ हेवन के नाम से भी आपके खजुराहो को कहा जाता है। तो आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 1975। और क्या कहेंगे खजुराहो डांस फेस्टिवल को, इट इज द बिगेस्ट डांस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक, तो 1975 इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 3 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि मध्य प्रदेश की अति 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन से जनजाति समूह को नहीं शामिल किया गया है, विच इज नॉट द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइब या मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश, जो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं, क्या बैगा ट्राइब है, बिल्कुल है। क्या कोल ट्राइब है, नहीं है।
क्या सहरिया ट्राइब है, भारिया ट्राइब है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया? इसका आंसर चला गया कोल ट्राइबल ग्रुप। और जैसे ही हम लोग यहां से देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया, कोल। अब ये मोस्ट वल्नरेबल किस बेसिस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-4 बेसिस है जिसमें कोई ट्राइबल ग्रुप बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो। किस बेसिस में? एजुकेशन के बेसिस में, या तो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो, बिल्कुल स्टेबलाइज हो गई हो या कम होती जा रही हो, आज भी वो प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा हो, प्रिमिटिव वे ऑफ लिविंग में जी रहा हो, तो उस बेसिस पे, उस क्राइटेरिया की बेसिस पे, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही वीक हो, उस बेसिस पे इनको मोस्ट प्रिमिटिव या मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब की लिस्ट बनाएगी, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया ट्राइब आती है। जिसमें जब हम बात करते हैं कि हमें जो मध्य प्रदेश की जो बैगा ट्राइब है कहाँ दिखती है? मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। कहाँ दिखाई दे रही है? मंडला, डिंडोरी और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रही है। फिर यहीं से हम सहरिया ट्राइब की बात करते हैं तो सहरिया ट्राइब मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपको दिखाई देगा। भारिया ट्राइब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो पातालकोट में आपको दिखाई देगी। और आंसर है कोल। कोल वल्नरेबल ट्राइब की लिस्ट में नहीं आता। इसके अलावा मैं आपको अगर रिविजन के तौर पर दिखा दूं, बैगा ट्राइब की सबकास्ट क्या है? नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, कटमैना, नाहर और बिछवार। कोल ट्राइब की जो सबकास्ट हम देखते हैं रोठिया, रोठेल, ठकुरिया और कगवरिया। सहरिया ट्राइब में हमको दिखता है सहराना दिखता है, कुटुंब दिखते हैं, पुरखे दिखते हैं। भारिया में हम लोग देखते हैं तो ये भारिया ट्राइब है, इसको आदिवासियों के आदिवासी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। विच एंशिएंट राइटर्स ओरिजिनल नेम वाज श्रीकंठ? इनमें से वह कौन सा एंशिएंट राइटर है जिसको श्रीकंठ के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन है? वो आपके कालिदास है, वो आपके बाणभट्ट है, वो आपके भवभूति है, वो आपके भूषण है। किसको कहा जाता है? तो जैसी अगर बात करें तो क्या कालिदास जी को किस नाम से कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। बाणभट्ट है ना, इनको भी जान दो। भवभूति, इनको मिल्टन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भूषण का रियल नेम क्या है? भूषण का रियल नेम है जटाशंकर, लेकिन वो तो हमसे ओरिजिनल नेम कहता है। तो भवभूति का ओरिजिनल नेम मिल्टन तो नहीं होगा। भवभूति का ओरिजिनल नेम क्या है? श्रीकंठ है। तो भवभूति का ओरिजिनल नेम श्रीकंठ। और ये भवभूति जी जो है, इनकी कुछ किताबें भी हमको दिखती है, ये भी रिविजन के तौर पे देख लेते हैं कि भवभूति जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? मालती माधव। कौन सी बुक लिखी है? मालती माधव इन्होंने लिखी है। इसके अलावा उत्तर रामचरित, कौन सी? उत्तर रामचरित्र। तो उत्तर रामचरित्र भी किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। उसके अलावा आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक और चीज दिखाई देगी जो है आपका महावीर चरित्रम। कौन सी? महावीर चरित्रम। तो ये भी आपके भवभूति जी ने लिखी है, तो इसको भी यहाँ से याद रखिएगा। तो ये आपका सही आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इसका चला गया भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घाघ द फेमस फोक पोएट ऑफ मध्य प्रदेश वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विच मुगल रूलर? घाघ मध्य प्रदेश के एक फेमस पोएट, ये किस मुगल कालीन राजा के समकालीन थे? है ना, तो यहां से क्वेश्चन पूछा। घाघ जिनको कृषि पंडित के नाम से भी कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। घाघ को क्या कहा जाता है? कृषि पंडित के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम रचनाओं में एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन अपने को अवेलेबल है। तो ये जो घाघ है ये किसके कंटेम्पररी थे? घाघ इज कंटेम्पररी टू अकबर। ये अकबर के कंटेम्पररी हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मध्य प्रदेश असेंबली स्पीकर हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर? इनमें से मध्य प्रदेश के जो आपको दिख रहा है पीछे नाम, उनमें से कौन से स्पीकर का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है? क्या है? लॉन्गेस्ट टेन्योर। और जैसे हमारे पास नाम है, सबसे पहला ही नाम जो दिख रहा है, पंडित कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वर दास रोहानी। तो जो पंडित कुंजीलाल दुबे है, ये 3 बार मध्य प्रदेश के स्पीकर बने और इनका ही सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर दिखता है। और यहाँ से एक फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पंडित कुंजीलाल दुबे जी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखते हो कि आपको एक और नाम यहाँ यूनिक सा दिख रहा होगा, ईश्वर दास रोहानी। इनका बर्थ प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईश्वर दास रोहानी जी का बर्थ मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो ईश्वर दास रोहानी जी का जो बर्थ है मध्य प्रदेश के, ये जो है आपके जबलपुर के रहने वाले थे, लेकिन इनका बर्थ कहाँ हुआ है? पाकिस्तान, कराची में इनका बर्थ हुआ था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और ये आपके हो गए अगला क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश होम गार्ड पुलिस फोर्स लोकेटेड? मध्य प्रदेश में होम गार्ड पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? सीधा सीधा आंसर है कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ दिखाई देगा? इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में सिचुएटेड है। पुलिस बल का, होम गार्ड पुलिस बल का मुख्यालय जबलपुर। विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन द स्टेट? मध्य प्रदेश का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? यह वो अवार्ड है जो किसको दिया जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्वामित्र अवार्ड। विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है? तो विश्वामित्र अवार्ड जो है स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है। विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ से बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं
किसको, स्पोर्ट्स कोचेस को। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि विक्रम अवार्ड किसको दिया जाता है, विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश के सीनियर प्लेयर्स को दिया जाता है। किसको, सीनियर प्लेयर्स को, जिसकी प्राइज मनी कितनी है, जिसकी प्राइज मनी हमको 2 लाख रुपए दिखाई दे रही है। पहले इसमें 1 लाख रुपए मिलता था, अब 2 लाख रुपए कर दी गई है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल रत्न है। अगला क्वेश्चन जा रहा है, हु इज द फर्स्ट शूटर फ्रॉम मध्य प्रदेश टू क्वालिफाई फॉर द पैरा ओलंपिक्स। तो इसका अगर हम आंसर देखें, सबसे पहले देखिए इन 4 नाम में शूटर कौन है, ये निकाल लो, क्वेश्चन ही वहीं टूट जाएगा। इनमें से शूटर कौन कौन है, जैसे जब हम बात कर रहे हैं पलक शर्मा की, तो पलक शर्मा तो स्विमिंग से एसोसिएटेड है, पलक शर्मा किससे, स्विमिंग से एसोसिएटेड है ना। फिर वर्षा बर्मन शूटिंग से, मनीषा किरार, मनीषा किरार तो किससे, आर्चरी से एसोसिएटेड है, मनीषा किरार किससे एसोसिएटेड है, आर्चरी से। आंसर है हमारा रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश में कहाँ की रहने वाली है, रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर है ए, रूबीना फ्रांसिस फ्रॉम जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव मामा भांजा रॉक शेल्टर। सीधा फैक्चुअल डेटा है कि मामा भांजा की गुफा मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है, तो मामा भांजा की गुफा जो है ना ही ये भोपाल में है, ना ही ये रायसेन में, ना ही धार में। मामा भांजा की गुफा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देती है, पंचमढ़ी में सिचुएटेड है। इसके अलावा पंचमढ़ी आप देखोगे जटाशंकर केव्स, गुप्त महादेव केव्स, बड़ा महादेव केव्स, है ना, आपकी नागदौरी केव्स। तो ये जितनी भी गुफाएं हैं, कौन कौन सी, जटाशंकर केव्स, गुप्त महादेव केव, नागदौरी केव और आपकी कौन सी, मामा भांजा केव, ये सारी सारी गुफाएं कहां पर, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देती है। रायसेन में आपको पाटनी विलेज में मृगेंद्रनाथ की गुफा दिखाई देती है, धार जिले में आपको बाघ की गुफा दिखाई देती है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और विदिशा में आपको दिखेगी उदयगिरी की केव्स जो है। नेक्स्ट जो जा रहा है, विच चंदेला रूलर सैक्रिफाइस हिज लाइफ बाय टेकिंग जल समाधि एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना के संगम पे कौन से चंदेल रूलर ने जाकर समाधि ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रूलर कौन है, विजय शक्ति। विजय शक्ति जिसको विजयक के नाम से भी कहते हैं, क्या इसने ली, नहीं ली। हर्षदेव, हर्षदेव वह व्यक्ति है जिसने एक मंदिर बनाया था मतंगेश्वर महादेव टेम्पल खजुराहो में, किसने, हर्षदेव ने। धंगदेव, तो बिल्कुल हमारा आंसर यहीं पे निकल के यहीं रुक जाना है, इसका आंसर सी चला गया, लेकिन फिर भी हमको चौथा ऑप्शन देख लेना चाहिए, क्या यशोवर्मन, तो यशोवर्मन जी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, धंगदेव जाएगा। धंगदेव जिन्होंने कहां पर, गंगा यमुना के संगम पे समाधि ले ली थी, ये वही धंगदेव है जिन्होंने कौन सा, विश्वनाथ टेम्पल। कभी कोई आपसे पूछे कि खजुराहो में विश्वनाथ टेम्पल किसने बनवाया, तो खजुराहो में विश्वनाथ टेम्पल किसने बनवाया, धंगदेव के समय पे बना है। कोई आपसे पूछे कि खजुराहो में पार्श्वनाथ टेम्पल कहाँ है, तो खजुराहो में पार्श्वनाथ टेम्पल किसने बनवाया, तो खजुराहो में पार्श्वनाथ टेम्पल भी धंगदेव ने बनवाया है। फिर ये वही धंगदेव है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कालिंजर फोर्ट को जीता। वह कौन सा रूलर था वो जिसने कालिंजर फोर्ट को जीता, तो धंगदेव जो था जिसने कालिंजर फोर्ट को जीता, और इसने एक टाइटल अजॉब किया, कालिंजराधिपति। कौन सा टाइटल अजॉब किया, कालिंजराधिपति का टाइटल किस चंदेल रूलर के पास है, तो वह आपके धंगदेव के पास यहां पर दिखाई देता है। धंगदेव वही रूलर है जिसने जो आपकी हिंदू शाही डायनेस्टी है उसमें मदद की थी, किसकी, जयपाल की, किसके अगेंस्ट, सुबुक्तगीन के अगेंस्ट इसकी हेल्प की थी, यही धंगदेव है। और यही धंगदेव है जिन्होंने पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंसी अज्यूम कर ली थी। यशोवर्मन का नाम आपको किताब मिलेगा, लेकिन यशोवर्मन इंडिपेंडेंसी अज्यूम करने के बाद भी कहीं ना कहीं लॉयल थे प्रतिहारों के लिए, लेकिन ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो गए थे। कौन, आपके धंगदेव। तो ये आपके धंगदेव थे जिन्होंने गंगा जमुना के संगम पे जाके समाधि ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन डिड द ट्रेड फेयर हेल्ड इन ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में व्यापार मेला किस वर्ष स्टार्ट हुआ, सीधा आंसर है, ज्यादा यहां बात नहीं करेंगे। 1910, 1921, 1940 नहीं, आंसर करेक्ट आंसर है 1905। तो 1905 में ग्वालियर में व्यापार मेला चालू हुआ। इसके अलावा ग्वालियर में आप देखते हो हीरा भूमिया का मेला और रामलीला मेला, ये दोनों मेला जो है आपके ग्वालियर जिले में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल अपना सेशन आज भी करवाती है, उस समय भी हुआ करता था। तो 1939 के अराउंड ये सेशन हुआ था, 1939 के अराउंड जो ये सेशन हुआ था, जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। मध्य प्रदेश का त्रिपुरी किस शहर को कहा जाता है, जिस शहर को संस्कारधानी के नाम से भी कहते हैं। और संस्कारधानी कौन से शहर को कहते हैं, जिसको जबलपुर के नाम से कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जबलपुर जाएगा, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए वोटिंग हुई थी कि कांग्रेस का इस सेशन को चेयर कौन करेगा। तो उसमें जो विजयी हुए थे, कौन हुए थे आपके, वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में उन्होंने एक अलग ब्लॉक बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, और पट्टाभी सीतारामैया उनसे हार चुके थे। तो ये भी चीज अपने को याद रखना है। तो ये आपका त्रिपुरी सेशन जो कांग्रेस का कहां हुआ, जबलपुर में हुआ था। इस फैक्ट को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फेमस सितार प्लेयर गुलाम हुसैन खां बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों से नहीं बना होगा, टफ क्वेश्चन है अपने आप में, बिल्कुल लेवल इसका इसी का है।
तो अगर बन भी गया हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों से नहीं बनता, जो परेशान हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चन, तो देखो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाए और आपको फिर एक स्थिति आएगी तुक्का मारने की, तो जब आप जैसी ये वर्ड देखो, कौन सा, सितार प्लेयर, और सितार के लिए जाना जाता है इंदौर म्यूजिकल घराना, लेकिन वो भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं उस्ताद आमिर खां इंदौर म्यूजिकल घराना के फाउंडर मानते हैं, कौन किसको, उस्ताद आमिर खां को, वो भी सितार से एसोसिएटेड है। और ये जो आपके गुलाम हुसैन खां है, ये भी मध्य प्रदेश में सितार से एसोसिएटेड हो रहे। इनका करेक्ट आंसर क्या चले आएगा, इंदौर चले आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन, प्रीलिम्स बैचेस यूपीएससी प्रीलिम्स बैचेस 2024 और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की जो स्टार्ट हो रही है यूपीएससी के लिए उत्कर्ष क्लासेस में, तो उनको भी देख सकते हो आप लोग। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, व्हेन वाज मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्टेड। लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो डिक्लाइन होता जा रहा था, और उस डिक्लाइन होते हुए सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि लड़कियों की इकोनॉमिकल कंडीशन और सेक्स रेशो को इंप्रूव करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने लाडली लक्ष्मी योजना लाई। क्यों, अब ये तो कोई ऐसी योजना तो नहीं जिससे सडन सेक्स रेशो बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी योजना है कि जो बच्चियों के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी, और जब वो एक एज को अटेन कर लेगी तो उनको एक जो अमाउंट है लमसम पे किया जाएगा। तो जिसके तहत क्या होगा कि जो कुछ लोग जो बोझ समझते हैं, वो चीज़ें हैं, जो वो केसेस हैं कि चलो भाई शादी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो इसलिए जो पैसा है गवर्नमेंट इसका अपने बिहाफ पे करेगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बाय करेगी। तो एक वही ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इकोनॉमिकल कंडीशन तो ठीक है, लेकिन सेक्स रेशो को भी इंप्रूव करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है लाई गई थी। और कब लाई गई थी, तो ये अप्रैल 2007 में एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। कब, अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा एमपी गवर्नमेंट का। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, कब बना मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन, तो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन 1994 में बना था। और मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के जो पहले चेयरमैन बने थे वो बने थे श्री एन.बी. लोहानी। कौन बने थे, श्री एन.बी. लोहानी। और ये कब बने थे, तो ये फरवरी 1994 में श्री एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने थे। उसके अलावा हम देखते हैं बसंत प्रताप सिंह, अजीत रायजादा, उसके अलावा आप देखते हो आर परशुराम, ऐसे अलग अलग व्यक्ति भी आपको दिखेंगे, गोपाल शरण शुक्ल, ये सभी लोग जो है मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। जिसमें हम लोग पहला नाम देखते हैं एन.बी. लोहानी का, दूसरा नाम देखते हैं गोपाल शरण शुक्ल का, उसके अलावा हम देखते हैं आदित्य प्रताप का भी नाम देखते हैं, आदित्य सिंह का, उसके अलावा अजीत रायजादा जी का नाम देखते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं आर परशुराम जी का नाम देखते हैं, उसके अलावा हम बसंत प्रताप सिंह जी का नाम देखते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन पहले कौन थे, पहले थे आपके एन.बी. लोहानी जो 1994 में बने थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द महामृत्युंजय फेयर ऑर्गेनाइज। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कौन से जिले में लगता है, तो जैसे अगर ऑप्शन में उज्जैन होगा तो बहुत सारे लोग उज्जैन लगा के आ गए होंगे, लेकिन उज्जैन इसका आंसर नहीं है। महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कहां पर लगता है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में महामृत्युंजय का मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, महामृत्युंजय मेला कहां, रीवा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत पहले, अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि मध्य प्रदेश का पहला उर्दू न्यूज़पेपर, जो एमपी का पहला न्यूज़पेपर था, ग्वालियर अखबार, वो था। तो ऑप्शन में क्या ग्वालियर अखबार है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन बी ग्वालियर अखबार इसका आंसर जाएगा। अब यहां पर जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक ऑप्शन है पूर्ण चंद्रोदय। तो पूर्ण चंद्रोदय कैसा न्यूज़पेपर है, ये जो है मराठी न्यूज़पेपर है। कौन सा न्यूज़पेपर है, मराठी न्यूज़पेपर है। मालवा अखबार कैसा न्यूज़पेपर है, ये हिंदी न्यूज़पेपर है। तो इसको भी याद रखिएगा। लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर आपका ग्वालियर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। तो उसके फिर एक इन्फॉर्मेशन, ऑफलाइन के लिए ऑफिसर्स बैच चालू हुआ है अभी, ऑफलाइन प्री प्लस मेंस 2024 के लिए, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी आपको एक साथ मिलेगी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। और उसमें 3 ईयर जो है फाउंडेशनल कोर्सेज भी ऑफलाइन क्लासेस में चल रहे हैं, जिसको ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है। ठीक, तो अगले जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सोन चिड़ैया के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके लिए मध्य प्रदेश में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। एक थी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक थी घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कहाँ थी, शिवपुरी में, और घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके ग्वालियर में। हालांकि अभी एमपी गवर्नमेंट ने करेरा को डीनोटिफाइड कर दिया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड। तो मैंने आपको बताया करेरा और घाटी गांव। रातापानी तो नहीं है, रातापानी मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, रातापानी मध्य प्रदेश के रायसेन
डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ख्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? नहीं है, ख्योनी भी नहीं है ना। देवास और सीहोर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पड़ेगी। ऑप्शन में घाटी गांव दिख गया, बिल्कुल आंसर मिल गया हमको। आंसर इसका क्या है? सी, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिखती है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आपको घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सागर में है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? इंदौर में है ना। तो ये भी चीज यहां से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए कितना है? 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सीधा जो है इसका करेक्ट आंसर देखते हैं 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, साउथ लैटिट्यूड पे है ही नहीं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही मिल गया। ऑप्शन जो है ए हमको यहां से दिख रहा है, तो 26 का आंसर जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसमें से वह कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं? संभाग क्या होता है? जो स्टेट कैपिटल है और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसका हेड कौन होता है? डिवीजन का कमिश्नर होता है, जो IAS रैंक का ऑफिसर होता है। तो मध्य प्रदेश में वो पूछता है कि सबसे ज्यादा जिले कौन से आपके संभाग में है? ग्वालियर, इंदौर, सागर और रीवा। देखो, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें आंसर है, लेकिन अगर आप करंट सिनारियो को देखोगे तो इसमें आंसर नहीं है। सबसे ज़्यादा जिले अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो अब जबलपुर डिवीज़न में हो गए हैं। कौन से डिवीज़न में? जबलपुर डिवीज़न में अब 9 जिले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पांडोरना एक नया जिला बन गया है छिंदवाड़ा से अलग होके, तो 8 की जगह अब जबलपुर में 9 हो गए। लेकिन ऑप्शन में जबलपुर है ही नहीं, तो लोड ही नहीं लेना है। ऑप्शन में क्या जाएगा? इंदौर। ऑप्शन में क्या है? इंदौर, क्योंकि इंदौर और जबलपुर दोनों में 8-8 थे, लेकिन अब जबलपुर में 9 हो चुके हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या जाएगा? इंदौर। इंदौर में हम लोग देखते हैं खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, है ना, ये वाले जो जिले, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ आपके? इंदौर डिवीजन में आते हैं। उसके अलावा ग्वालियर डिवीजन में आप लोग देखते हो भिंड, मुरैना, ग्वालियर डिवीजन में आप देखोगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ये आपके ग्वालियर डिवीजन में। चंबल डिवीजन में आप देखते हो भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना। तो इस तरीके से आपके अलग अलग डिवीजन में आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी गलती। विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ MP? पहला ऑप्शन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। बरकतुल्ला कब बनी? 1970 में। कहां पर है? भोपाल में। सेकेंड ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, ये कब बनी? 1964 में। कहां पर है? 1964 में बनी, इंदौर में। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कब बनी? 1946 में। कहां पर है? सागर में। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कब बनी? 1957 में। ये कहां पर है? जबलपुर में। अब देख लो सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी ऑप्शन में? हरि सिंह गौड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। और ये क्या है? मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी इसके पास है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी है। 2008-9 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपकी कौन सी है? आपकी हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन देख रहे हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुंजीलाल दुबे जी की बात की थी। कुंजीलाल दुबे जी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी रहे, इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आफ्टर मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ भोपाल विथ इंडिया, इट वॉज केप्ट इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आप सभी को पता है 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया था, और 1947 से 49 तक भोपाल इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बना था। इसको बाद में जुलाई 1949 में इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया, और इसको फिर एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे कहाँ रखा गया था? पार्ट सी में रखा गया था। पार्ट सी में हम लोग ऑटोनोमस बॉडी का वर्ड क्यों बोला? क्योंकि पार्ट सी में विंध्य प्रदेश हम लोग कहते थे, लेकिन विंध्य प्रदेश से अलग था। तो पार्ट सी में विंध्य प्रदेश एक बॉडी थी और एक भोपाल स्टेट था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा पार्ट सी, है ना। तो भोपाल किस में रखा गया था? भोपाल रियासत भारत में विलय करके मध्य प्रदेश के किस पार्ट में रखा गया? तो पार्ट सी इसका आंसर है। पार्ट सी को हम लोग विंध्य प्रदेश के नाम से भी कहते थे, लेकिन भोपाल इसमें एक अलग बॉडी थी। पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से कहा जाता था। पार्ट बी को मध्य भारत या मालवा यूनियन के नाम से कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द म्यूजियम ऑफ सहरिया ट्राइब लोकेटेड? अभी बताया सहरिया ट्राइब मध्य प्रदेश में कहां मिलती है? श्योपुर जिले में मिलती है। सहरिया ट्राइब कौन सा डांस करती है? दुलदुल घोड़ी डांस करती है, लंगुरिया डांस करती है। तो ये जो सहरिया ट्राइब है ये हमको कहां? श्योपुर में मिल रही है। और सहरिया ट्राइबल म्यूजियम कहां पर है? ऑप्शन ए जो है हमारा श्योपुर, वहीं पर ये मिल गई। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर सब जगह आपको सहरिया ट्राइब मिल रही है, लेकिन आंसर क्या है कि सहरिया ट्राइबल म्यूजियम श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश इज कवर्ड विद रेड एंड येलो सॉइल? मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी कहां मिलती है? देखिए, एमपी में सबसे ज्यादा जो मिलती है ब्लैक सॉइल मिलती है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा सॉइल का परसेंटेज है
रेड एंड येलो सॉइल, जो आपको सबसे ज़्यादा जो ईस्टर्न एमपी है वहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर जो कहीं ना कहीं चंबल बेसिन की रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली सिंध रिवर की जब भी आप बात करोगे तो काली सिंध रिवर जो है किसको ज्वाइन करती है, या इसका जो आप माउथ देखोगे तो काली सिंध रिवर ज्वाइन करेगी किसको? चंबल को। और इसी काली सिंध रिवर की अगर आप ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो नेवज है ना, आहू, नेवज, आहू और परवान, कौन कौन सी? नेवज, आहू और परवान, ये ट्रिब्यूटरी है आपकी काली सिंध रिवर की। और इसी काली सिंध रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसको हम लोग किस नाम से कहते हैं? इसको हम लोग कुंडलिया के नाम से कहते हैं, जो आपको मध्य प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में दिखता है। तो यही काली सिंध रिवर मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये काली सिंध रिवर, देखो ऑप्शन में जाना पाव हिल्स ऑफ इंदौर, यहाँ से तो चंबल रिवर निकलती है। अमरकंटक हिल्स ऑफ अनूपपुर, यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है। काकरी बर्डी हिल्स ऑफ इंदौर, यहाँ से तो हमारी शिप्रा रिवर निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया? इसका करेक्ट आंसर चला गया डी, बागली तहसील ऑफ देवास डिस्ट्रिक्ट। ठीक रहेगी इतनी बातें याद। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भदभदा डैम इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भदभदा डैम, अब बहुत सारे लोगों को इसकी नदी नहीं पता। भदभदा डैम बेसिकली कालियासोत नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कालियासोत नदी के ऊपर कलियासोत डैम भी है भोपाल में, और उसी के नीचे थोड़ा आप जाओगे तो कलियासोत डैम के नीचे ही इसी नदी के ऊपर एक और डैम बनाया हुआ है, भदभदा डैम। तो भदभदा डैम भी आपको भोपाल में दिखता है। तो याद रखिएगा ये डैम कहाँ पर है आपका? भोपाल में। तो कलियासोत डैम, भदभदा डैम आपको भोपाल है। सीहोर में आपको दिखाई देगा कोलार डैम, रायसेन में आपको दिखाई देगा बारना डैम, और नर्मदापुरम में आपको दिखाई देगा तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आपके मध्य प्रदेश के कुछ डैम्स हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या जाएगा? भोपाल। सीहोर में कौन सा डैम? कोलार डैम। रायसेन में कौन सा डैम? बारना डैम। और नर्मदापुरम में आपको दिखाई देगा तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो एक चीज यहां से ये और निकल के आ गई। व्हाट इज द समर कॉल्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, समर को क्या कहा जाता है लोकल भाषा में? तो जैसे मेरा पास पहला ऑप्शन आया चौमासा। चौमासा तो किसको कहा जाता है? चौमासा मध्य प्रदेश में रेनी सीजन को कहा जाता है। कौन से सीजन को? रेनी सीजन को। यूनाला, यूनाला मध्य प्रदेश में कौन से सीजन को कहा जाता है? समर सीजन को। सियाला, सियाला मध्य प्रदेश में कौन से सीजन को कहा जाता है? विंटर सीजन को। तो अब बता दो कि ऑप्शन आपके पास है। व्हाट इज द समर कॉल्ड इन मध्य प्रदेश? समर सीजन को क्या कहेंगे? तो समर सीजन इज कॉल्ड एज यूनाला इन मध्य प्रदेश। समर सीजन को मध्य प्रदेश में हम लोग यूनाला के नाम से भी कहते हैं। तो 35 का आंसर क्या चला गया? 35 का आंसर आपको बी चला गया। उसी के साथ मेंस की टेस्ट सीरीज और मेंस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए अलग से बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहीं पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसको भी आप आगे आके देख सकते हो, और इसी के साथ जो आपकी अगली फैकल्टी इसको डिस्कस करेगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। मॉडल पेपर, ये हमारा जो आज का मॉडल पेपर है दूसरा, उस मॉडल पेपर पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये जो मेरी चर्चा है, मेरे को पास में जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और प्लस साथ में आपके आयोग जो 10वीं यूनिट का है, अगर आप जाएंगे तो आप पहले वाले डिस्कशन पर, मेरी जो पहली क्लास अपलोड हुई होगी वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिलेबस के माध्यम से समझा दिया था कि कितना क्या आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम सीधे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये बात है MPPSC प्रीलिम्स की एक ऐसी किताब जो उत्कर्ष द्वारा तैयार की गई है, एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार की गई है, और इसमें बड़े योग्य लोगों का योगदान है। इसमें बहुत लंबा प्रयास करके तैयार किया गया है, एक अनुसंधान को शामिल किया गया है, और इस तरीके से इसमें सवाल रखने का प्रयास किया गया है जो MPPSC सवालों को अपने एग्जाम में पूछता है। कोशिश है, प्रयास है, उत्कर्ष का प्रयास ये है कि आप लोगों को परीक्षा से पहले 10 बार परीक्षा करवा दे, क्योंकि इसमें मॉडल आंसर के साथ में OMR सीट है, वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स की बड़ी ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बुकशाला में जाइए, उत्कर्ष की बुकशाला में, और वहाँ से इसको क्या कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए। मॉडल पेपर बुकलेट है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप इसको जाकर के वहाँ से बुक स्टोर पर पूछिए, आपको ये किताब मिल जाएगी। इन एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है, ये पहचान की मोहताज नहीं है, ये सारे लोगों ने मिल करके, और उत्कर्ष की हम सारे लोगों की टीम ने मिल करके इसमें एक रिसर्च का काम किया है, अनुसंधान का काम किया है। आप इसको जरूर लीजिए, ज़्यादा कीमत नहीं है, सिर्फ 60 रुपये रखी गई है। तो पॉलिटी वाला, सबसे पहले पॉलिटी वाला सेगमेंट शुरू करते हैं।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की आवश्यकता होती है? ये बात है दरअसल आर्टिकल 368(2) में जाएंगे तो 368(2) में आपको मिल जाएगा। दो तरीके से संशोधन होता है कि सिर्फ संसद ही विशेष बहुमत से पारित कर दे, और कुछ में संशोधन के लिए आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नए राज्यों के गठन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा, संविधान में संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 में अगर स्वयं करना है तो आपको आधे राज्यों से अनुमोदन चाहिए, ये जरूरी भी है। मौलिक अधिकार सिर्फ संसद के विशेष बहुमत से हो जाते हैं तो ये भी शामिल नहीं होगा। इसके बाद में वस्तु और सेवा कर परिषद, इसको शामिल ही किया गया है 101 संविधान संशोधन से, और साथ में संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित ये साधारण बहुमत से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें दो बातें सही हैं, एक बात सही है दूसरी, और 2 और 4, तो आंसर में अगर 2 और 4 है तो सही है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये बात। अगला देखिए भाई, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। पहले वाले में मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। 1909 में मुस्लिम को दिया गया और 1935 में महिलाओं, मजदूरों और दलितों को प्रदान किया गया। सही लिखा हुआ है। इसने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी और इस वजह से इसमें दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे भाई, सच हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सत्य कथन है, यानी कि सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रीय आपातकाल, मार्शल लॉ, और साथ में लिखा हुआ है मार्शल लॉ, तो क्या लिखा हुआ, उपरोक्त में से किस परिस्थिति का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? मार्शल लॉ जो आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है इस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 358 और 359 में लिखा हुआ है कि स्पष्ट मौलिक अधिकारों के पर प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 को हटा दीजिए, तो इसमें 2 और 3 यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। और ये पहले भारतीय थे जो वायसराय की परिषद में क्या हुए थे, शामिल हुए थे, विधि सदस्य बनाया गया था, और ये था 1909 के अधिनियम से। एक सवाल और याद रखना है, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है इसमें पहले रक्षा सदस्य यानी कि पहले भारतीय जो रक्षा मंत्री बने थे उनका नाम था मलिक फिरोज नून। मलिक फिरोज नून, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। 1942 में बनाए गए थे 1942 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1909 का अधिनियम। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया? तो बैवल योजना 1945 किसके द्वारा तो नहीं था भाई। नेहरू रिपोर्ट 1927 में आई थी, 1927 में, इसके आधार पर भी नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा बनी, ये 1940 में, 1940 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल की गई हैं? 9वीं में भूमि सुधार है, 8वीं में भाषाएं हैं, 7वीं में सूचियां हैं और 10वीं में दल बदल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस कथन को उचित प्रतिबंध की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं? ये जो युक्त निर्बंधन है, उचित प्रतिबंध है, इसके लिए आपको आर्टिकल देखना पड़ेगा 19 में 2, 3, 4, 5 और 6। 2, 3, 4, 5, 6 में आपको ये बात देखनी पड़ेगी आर्टिकल 19 में, जहाँ पर उचित प्रतिबंध लिखा हुआ है और नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार की जो स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें उचित प्रतिबंध की बात की गई थी। तो विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध पर बात नहीं करता, किसी व्यक्ति के अधिकारों पर लगाई गई सीमाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं भाई। इसके बाद में कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा प्रतिबंध बिल्कुल नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यानी कि भारत की धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना, और इसके बाद में अगर आर्टिकल आप 25(2) देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है लौकिक के लिए संसद कानून बना सकती है। क्या हो सकता है, भारतीय राज्य सभी धर्मों को सैद्धांतिक दूरी बना करके, बिल्कुल, राज्य का कोई धर्म नहीं है भाई, संविधान की किताब शासन करती है। एक धार्मिक समुदाय अन्य धर्मों पर हावी नहीं होगा।
बिल्कुल सही बात है। किसी भी धर्म की को व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। सरकारी संस्थान किसी एक धर्म को प्रदर्शित या बढ़ावा नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी को मौका देते हैं। ये तीनों सही हो जाएंगे। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, यानी कि प्रावधान अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129, यानी कि 129 किस में है भाई? 129 है 3, तो इसका क्या हो जाएगा? 3। वित्तीय आपातकाल 360 किस में है भाई? 360 दूसरा हो जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन 356 यानी पहला हो जाएगा, और इसके बाद में चौथा हो जाएगा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? डी। इसके बाद में डिस्कशन कर लेते हैं, और वो डिस्कशन है कमीशन पर। और जो कमीशन पर चर्चा होनी है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो मैंने बताया था, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पूछे तो ये किसके बराबर होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पूछे, राज्य निर्वाचन आयुक्त, और राज्य निर्वाचन आयुक्त का पूछे तो किसके समकक्ष होता है भाई? हाई कोर्ट के। चलो भाई अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो कौन हटा सकता है भाई? संसद के अनुमोदन के बाद, संसद के विशेष बहुमत अनुमोदन के बाद कौन हटा सकता है भाई? राष्ट्रपति। ये बात। अगला सवाल देखिए भाई, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? सोनी जी हैं, डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल क्या है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, यानी कि कई जगह पर गलत लिखेगा, लेकिन आपको याद रखना है कितना है भाई? 6 वर्ष या 62 वर्ष। एक बार आर परसराम के मामले में हो चुका है कि उसको राज्यपाल के पास में अधिकार होता है कि वह इसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में 6 वर्ष या 62 वर्ष। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रहे? तो शशिकांत शर्मा भी रहे, विनोद रॉय भी रहे, और BN कौल साहब भी रहे। कौन नहीं रहा? PV दीक्षित नहीं रहे। चलिए भाई अगला देख लीजिए, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो दिल्ली और नई दिल्ली। तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है भाई। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखो बेटा, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है सुप्रीम कोर्ट के जज से, एक होता है हाई कोर्ट के जज से, इसके बाद में 3 होते हैं जो मानव अधिकार को जानते हैं। तो कितने हो गए भाई? ये हो गए 3 3 6 2019 के बाद में, और साथ में 7 पदेन सदस्य होते हैं। और पदेन कहाँ से आएंगे? SC, ST, OBC, विकलांग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और बच्चों वाला। कितने हैं भाई? 3 3 6 7 हो गए, तो 7 कितने हो गए भाई? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। 13 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंक्लूडिंग द चेयरमैन इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में ये बात। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो ये सारे लोग जानते हैं, आर्टिकल 21 से। इसको जोड़ा किससे गया था भाई? इसको जोड़ा गया 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ये लागू कब से है भाई? 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या कर दिया गया? लागू किया गया। उस समय मनमोहन सरकार थी। अगला भाई, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किससे हुई? 2010 में हुई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से इसकी क्या की गई भाई? स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जा सकता है? तो कब कब हटाया जा सकता है? जब दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो जो राष्ट्रपति की नज़र में नैतिक भ्रष्टाचार हो, शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो, ये तीनों पे हटाया जा सकता है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, इतने ही सवाल थे भाई,
इतने ही सवाल थे। चर्चा कर लेते हैं पीपीएससी प्रीलिम्स बैचेस के बारे में। प्रीलिम्स बैच टारगेट 2024 से स्टार्टिंग हो रही है 4 जनवरी से। यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024 फ्रॉम इंदौर क्लासरूम स्टार्टिंग 4 जनवरी से। साथ में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टारगेट 2023 13 एफएलटीज के साथ में 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टारगेट 2024 35 एफएलटीज 5 जनवरी से हो रहा है। और आपको कंसर्न कहाँ पर करना है? हर्षदीप आर्केड नियर गुर्जर हॉस्पिटल भंवरकुआं में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आप यहाँ पर आइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड हैं, आप यहाँ पर आकर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन एक जानकारी के साथ में मेरे बाद में जो टेस्ट डिस्कशन में आपके साथ में शामिल होंगे वो जियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं। मैं जियोग्राफी के एक्सपर्ट को कहता हूं कि आप लोगों से आएँ और रूबरू होकर के आपके सवालों के जवाब दें और आपके लिए राय को आसान करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर नंबर 2 पे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए, उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से बने होंगे। पूरे 10 पेपरों में अलग अलग डायमेंशन को कवर कर रहे हैं ताकि आपके 10 पेपर के माध्यम से आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी को एक तरह से जज कर सके, चेक कर सके। चलिए बिना किसी देरी के भूगोल के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इन भूगोल के प्रश्नों में पहला प्रश्न था, निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द वेस्ट फॉलोइंग रिवर? अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में आती है दोस्तों, प्रमुख नदियों में आती है, सबसे पहले आती है मांडवी, मांडवी के नीचे आती है जुआरी, जुआरी के नीचे आती है शरावती, शरावती के नीचे आती है गंगावेली, गंगावेली के बाद और नीचे आएगी तो पेरियार, पेरियार के नीचे यदि हम बात करें तो इसके नीचे आती है पंबा, और पंबा के नीचे आती है भरतपूजा। तो ये नदियां हैं जो पश्चिमी घाट के पश्चिम से बहती नजर आती हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम से बहती हैं। अब इनमें से आप देख लो कौन सी नदियां इसमें दी है, तो इसमें दिया हुआ था सीधा सीधा था शरावती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शरावती, जो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। और इसके अलावा देखें तो लूनी नदी बहती है, साबरमती नदी बहती है, माही बहती है, नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है। ये सभी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई नजर आती हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, दुलस्ती जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? इसके बारे में चर्चा करनी है। इंग्लिश में कहें तो दुलस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? द रावी, झेलम, चेनाब एंड इंडस। रावी, झेलम, चेनाब और सिंधु में से ऐसी कौन सी नदी है जिस पर दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो भाई दुलहस्ती परियोजना जो बनाई गई है ये चेनाब नदी पर बनाई गई है। यदि आप सिंधु नदी तंत्र को देखते हो और यदि आपको ये याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी दिखाई देती है सिंधु। सिंधु में मिलने वाली एकमात्र प्रमुख नदी जो डायरेक्ट इसमें मिलती है वो है सतलज। सतलज के बाद आती है बारी चेनाब की। चेनाब में मिलती है 2 नदियां प्रमुख रूप से, एक नदी है झेलम, दूसरी नदी है रावी। इसके अलावा छोटी सी नदी जो इसमें मिलती है इसका नाम है व्यास। तो ये 6 नदियां हैं। इनमें सिंधु की जो 5 सहायक नदियां, इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। इन नदियों में जो ऊपर की 3 नदियां हैं, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ और इसके अनुसार पश्चिम की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इसके 80% इन नदियों का 80% जो वाटर है वो यूज करेगा पाकिस्तान और 20% जो वाटर है वो यूज करेगा इंडिया। जबकि नीचे की जो नदियां हैं इसका 80% यूज करेगा इंडिया और भारत के अलावा 20% यूज करेगा पाकिस्तान। तो जब भी भारत इन नदियों पर कोई भी परियोजना बनाता है तो इन परियोजनाओं के कारण से वो पाकिस्तान इसमें बहुत सारे विवाद उत्पन्न करता है, अनेक उलझने पैदा करता है। पर मैं आपको बता दूं, ये जो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था, ये एक द्विपक्षीय समझौता है। अयूब खान जी जो वहां के राष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इसमें यह बात रखी गई कि एक द्विपक्षीय समझौता है, किसी तीसरे अन्य के सामने इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है और इसी कारण से बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि इन 3 नदियों को सिंधु, झेलम, चेनाब पे जब भी हम कोई विशेष बांध बनाते तो वो विवाद का कारण बनता है। तो यहां पर चेनाब नदी पर यह परियोजना प्रमुख रूप से दिखाई देने वाली परियोजना है।
ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले पे दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले पर बनी हुई ये प्रमुख परियोजना के रूप में है और इसे रिवर रन के नाम से या आप कह सकते हैं रन ऑफ द रिवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? पानी बहता रहता है और उससे टरबाइन घुमाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, 51 नंबर के क्वेश्चन में। निम्न युग्म को आपको चेक करना है कि कोल इंडस्ट्री एक तरफ दी है, दूसरी तरफ स्टेट दिया है, कौन सा आपको युग्म सही युग्म है इसका चयन करना है। तो मैं आपको बता दूं, रानीगंज जो इलाका है क्या वो झारखंड में आता है? नहीं, ये आता है वेस्ट बंगाल में। जो विश्रामपुर है क्या ये छत्तीसगढ़ में आता है? जी हां, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में आता है। गिरिडीह क्या वेस्ट बंगाल में आता है? नहीं, ये कहां पर आता है? ये झारखंड में आता है। और पाथरखेड़ा कहां आता है? मध्य प्रदेश में आता है। इट मींस दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो सही है और दूसरे और चौथे ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू आंसर जो नंबर सी है ये बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो नेगेटिव रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 के अनुसार किसकी नकारात्मक रही है? मेघालय की, नागालैंड की, त्रिपुरा की या मणिपुर की? तो भाई भारत में एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है वो कौन सा है? नागालैंड है। इट मींस आंसर जो हो जाएगा ओनली बी। और ओनली बी ऑप्शन कहां दिखाई देता है? डी नंबर के ऑप्शन में दिखाई देता है। तो यहां से आपको इसको ध्यान रखना है कि डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाता है, और यहां पर नागालैंड जो है ये केवल एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या नकारात्मक रही है। तो भाई लॉर्ड मेयो के समय से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जनगणना जो है वो आपको आप देखेंगे प्राचीन समय से समझ में आता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है। ब्रिटेन में भी इसकी बात 1801 में हुई थी। तो बहुत सारी चीजें जो सेंसस से है और सेंसस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा एमपीपीएससी के लिए यदि आप अपनी तैयारी को और प्रखर करना चाहते हैं तो ये जो बुक है आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिएगा उनके लिए भी रामबाण सिद्ध होगी। आप सब एक साथ दोस्त सोचो, जब एक साथ नरोना प्रशासनिक अकादमी में होंगे तो कितना गौरवान्वित पल होगा कि सभी मित्र आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं वो सब वहां पहुंच जाए। और ये भी फोटोकॉपी से भी कम रेट पर ये आपके लिए उपलब्ध है कि आप यदि इसकी फोटोकॉपी करेंगे ना तो भी वो महंगी है। और प्रीलिम्स के पहले आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले पर आपके निकटतम बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, आपके गांव, आपके शहर, जहां भी जो लोग रहते हैं यहां ये बुक स्टोर पर ये उपलब्ध है। आप चाहें तो ये नंबर पर कॉल करके भी इसकी जानकारी निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए तैयार रहिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जल्दापारा, पापीकोंडा, कालेश्वरम और नामेरी प्लेसेस हैं। ये प्लेसेस किस स्टेट में लोकेट करते हैं इसकी हमको बात करनी है। ये हरियाणा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम कहां है। इनमें से दोस्तों जब ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं फिर आपको सही जोड़ी मिलाने वाले, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इन सही जोड़ी वाले को जो आपको बेस्ट याद है ना उससे जोड़ दो। अब जैसे जल्दापारा, अब जल्दापारा कहां है? वेस्ट बंगाल में। तो फर्स्ट का होना चाहिए 3। तो ए का 3 कहां आ रहा है? एकमात्र में आ रहा है। इट मींस ऑप्शन डी है। अब देखो पापीकोंडा, अब जैसे मुझे पापीकोंडा पता था कि पापीकोंडा कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो आप इससे निकाल देते बी का 2। तो बी का 2 कहां है? यहां। इट मींस ये दोनों ऑप्शन यहां से कट हो गए। सी की बात करें कालेश्वर, कालेश्वर कहां है? वेस्ट हरियाणा में। तो कालेश्वर को ये देखो तो सी का ए, तो सी का ए कहां है? यही है। तो इट मींस ये भी गायब हो गया। तो आंसर क्या बचा? डी। आप किसी भी तरह से इन एंगलों को कवर कर सकते हैं और डिटेल कर सकते हैं। अब आती है बारी थाल घाट की कि थाल घाट कहां है। तो थाल घाट के बारे में ऑप्शन है। थाल घाट पास किसको कनेक्ट करता है? मुंबई को पुणे से, पलक्कड़ को कोयंबटूर से, मुंबई को नासिक से, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम को मदुरई से। कौन किसको कनेक्ट करता है इसके प्रश्न था, तो ध्यान रखना है। तो पूछा गया थाली। अब याद रखना दोस्तों, जो थाली है बचपन से याद करो, थाली आपको जब मम्मी पापा आपको देते थे तो आप खाने पीने में नखरा करते थे ना। तो वही चीज याद है, थाली माने मना करते थे। मना से आशय मां और ना। थाल घाट
तो थाल घाट से याद रखना मना करते थे, और मां से आशय है मुंबई, और ना से आशय है, अब मां से आशय यहां पर याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा मां, यहां पर थाल घाट, तो थाल घाट क्या हो गया, मना कर देते थे, तो मां से आशय है मुंबई और ना से आशय है नासिक। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम किसने किया है, तो थाल घाट ने किया है। जब बचपन में आपको उठाया जाता था तो आपको उठाने का काम मम्मी और पापा करते थे, मम्मी जी और पापा जी करते थे, माता पिता करते थे, तो वैसे ही याद रखना। और बचपन में सुबह को क्या कहा जाता है, भोर, तो भोर घाट को उठाने का मम्मी पापा ने किया है, तो मम्मी से याद रखो मुंबई और पापा से याद रखो, पी से याद रखो पापा। यदि हम बात करें पाल घाट की, तो पाल घाट जो दर्रा है, ये दर्रा पालक्कड़ को कोयंबटूर से जोड़ता है, जबकि जो लास्ट में शेनकोट्टा दर्रा है, ये शेनकोट्टा दर्रा त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। तो आपसे क्या पूछा गया था, थाल, थाल क्या होता है, मना, मुंबई को नासिक, इट मींस इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे करके आप याद करो, इसमें रट्टा नहीं मानना है, ज्योग्राफी बहुत सरल सब्जेक्टों में, और इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, साउथ निकोबार। द इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, कार निकोबार, मिडिल, ग्रेट और साउथ। तो भाई भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट काय पर स्थित है, सी, ग्रेट निकोबार पर है। तो ये देखो दोस्तों, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल के ऊपर यहां अंडमान समूह है और नीचे इसके निकोबार समूह है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है जहां जनसंख्या रहती है उसको नॉर्थ अंडमान कहा जाता है। जो बड़ा द्वीप है इसका नाम है मिडिल अंडमान। यदि हम बात करें दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो इसका नाम है लिटिल अंडमान, जबकि इसके ऊपर जो आप देखेंगे तो यहां पर है साउथ अंडमान, यहां लोकेट करता है। अंडमान समूह में यदि हम बात करें तो सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है, तो इसके दक्षिणी द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 6.45 नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश पर लोकेट करता है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है सैडल पीक, ठीक, तो इसकी पीक का नाम क्या है, सैडल पीक है। और दक्षिणी अंडमान जाएंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण निकोबार जाएंगे तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है माउंट थूलियर, जो ग्रेट निकोबार पर ही बेसिकली लोकेट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां से, सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, 56 नंबर प्रश्न में आते हैं। विश्व में कहवा पोर्ट के रूप में जाना जाने वाला सेंटोस बंदरगाह किस देश में? The Santos port, which is known as a coffee port in the world, it is mainly located in which country? तो भाई यदि आप दक्षिण अमेरिका के मैप को याद कर पा रहे हो तो दक्षिण अमेरिका के मैप में आप देखिए, आपको इनसे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड आप जो भी प्रश्न चाहते हैं, आप MPPSC, आप काय में जाइए, यूट्यूब में जाइए और MPPSC उत्कर्ष चैनल पर, MPPSC उत्कर्ष चैनल पर देखिए, ज्योग्राफी में उत्कर्ष परिवार के द्वारा तीनों तरह के वीडियो डाल दिए गए हैं। वहां पर फिजिकल ज्योग्राफी भी मेरा आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको वहां इंडियन ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा सेंकी सर ने इंग्लिश मीडियम में बहुत शानदार डिटेलिंग दी, आप वहां से इंग्लिश मीडियम को पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में मेरे द्वारा पढ़ाया गया है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की जो ज्योग्राफी है, इन तीनों में इसकी डिटेल्ड व्याख्या यूट्यूब पे की गई है, वन शॉट वीडियो के माध्यम से की गई है। आप एग्जाम से पहले उनको भी देख लें, आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होने वाला है। तो भाई ब्राजील देश में जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस, और साओ पोलो इसके अंदर इसका मार्केट है। तो साओ पोलो क्या नजर आता है, तो कॉफी मार्केट है, और सेंटोस क्या है, बंदरगाह। और ये कहां पर लोकेट करते हैं, तो ये लोकेट करते हैं ब्राजील देश में। तो इसके बारे में आधार में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। क्या मैक्सिको में चिहुआहुआ की खदान है? डेफिनेटली ये सही है। क्या ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा की खदान है? चलो। कनाडा में क्या ओंटारियो की खदान है? बिल्कुल सही है। यूएसए में क्या एरिजोना है? बिल्कुल सही है। पर क्या ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा है? नो। यहां पर दो खदानें हैं, इनका नाम प्रमुख रूप से है, एक का नाम है कालगुरली और सेकंड वन का नाम है कूलगार्डी। तो कालगुरली और कूलगार्डी जो इंपॉर्टेंट माइंस है, दे आर बेसिकली लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड विच इज अ पार्ट ऑफ ओशिनिया कॉन्टिनेंट, एंड दे आर वेरी फेमस फॉर द गोल्ड माइंस। दे आर फेमस फॉर गोल्ड माइन एंड लोकेटेड इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो दे आर वेरी फेमस माइन फॉर गोल्ड।
आपके लिए लगातार अलग अलग बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं उत्कर्ष परिवार के द्वारा। प्रीलिम्स का बैच 2024 को टारगेट करते हुए 4 जनवरी से हो रहा है। यूपीएससी प्रीलिम को टारगेट करते हुए यदि आप चाहते हैं तो इंदौर के क्लासरूम से 4 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है। प्रीलिम की जो टेस्ट सीरीज है ये भी टारगेट जो 2024 को की जा रही है, इसमें 235 एफएलटी आपके लिए दी जा रही है, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी से होगी। तो इसके बाद तुरंत इसमें लग जाना है, लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और लास्ट में टेस्ट सीरीज जो है वो 2023 की एफएलटी 13 होंगे इसमें, और ये 1 दिसंबर से चालू होने वाली है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्कैन करिए, घर में बैठकर तैयारी कीजिए। यदि आप किसी कारण से यहां नहीं आ सकते तो घर बैठे आप तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में अरल सागर के बारे में देखते हैं कि अरल सागर के बारे में क्या चीज जानकारी है। ये अरल सागर बेसिकली कहां पर लोकेट करता है? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान में, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। बेसिकली कहां है? अरल सी। अब अरल सागर क्यों पूछा गया? क्योंकि मृत्यु का सागर इसे कहा गया है, या मरता हुआ सागर कहा गया है। इस सागर को मरता हुआ सागर कहा गया। इस बार एमपीपीएससी ने भी यह प्रश्न पूछ लिया था, और यह सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पर नजर आता है। अमू दरिया और सीर दरिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदियां? अमू दरिया व सीर दरिया नदियां यहां पर अपना जल विसर्जित करती हैं। यहां अपना जल विसर्जित करती हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था। परंतु यूएसएसआर के द्वारा विभिन्न प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक और एग्रीकल्चर डैम बना लेने से यहां तक पानी नहीं पहुंचा, और ये को मरता हुआ सागर कहा गया है। किसे? अरल सागर को। तो ये थे इसके बेस्ट टू मैक्स टू जो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के इस टेस्ट नंबर 2 पर। ये उम्मीद करता हूं कि आपको बने होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगा जो रहे हैं, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप इसकी डिटेल व्याख्या और अच्छी कर सकें और अच्छी मेहनत कर सकें। जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन। तो सेकंड मॉडल पेपर जो आपको मिला है उसमें हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस हैं, तो वो 4 क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन था, इन विच रेबेलियन वाज द स्लोगन ऑफ जो रक्षक वही भक्षक गिवन? जो रक्षक वही भक्षक का नारा किस विद्रोह में दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, तो 1859 में ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ। ठीक, एक्चुअली होता क्या था कि इसमें किसानों को इंडिगो उगाने के लिए जो है फोर्स किया जाता था। जो प्लांटर्स थे, जो मालिक थे, जो ये उगवाते थे, वो अंग्रेज थे। तो जब किसान जो है पुलिस के पास जाते या फिर कोर्ट कचहरी में जाते, तो जो कोर्ट कचहरी के लोग थे वो भी इन प्लांटर्स को ही सपोर्ट करते। तो इसीलिए लोगों ने इस बात को बोला कि जो हमारा रक्षक है वही हमारा भक्षक है। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस वॉज द बीड मेकिंग फैक्ट्री फाउंड? ठीक है, बीड मतलब मोती माला, बेसिकली मोतियों की माला। ठीक है, तो इंडस वैली की किस जगह की, मतलब किस साइट से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है? तो इसका आंसर है लोथल। ठीक है, वैसे एक साइट और है जिसे बोलते हैं चान्हू दारो, वहां पर सबसे बड़ी बीड मेकिंग फैक्ट्री है, पर क्योंकि चान्हू दारो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल। क्लियर? नेक्स्ट, हु वॉज द गॉड ऑफ एनिमल्स इन द ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, पुशान वॉज द गॉड ऑफ कैटल। ठीक है, सिंपल, हमें ऑप्शन देख के भी समझ में आ रहा है। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, अग्नि वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड्स, मैसेंजर ऑफ गॉड। सोम, सोम के बारे में मैं क्या ही बोलूं, है ना, सबको पता ही है। ठीक है, तो पुशान वॉज द गॉड ऑफ कैटल। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया हुआ है, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया है और बोला गया है कि किसने इसको बनाया था या किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखो, सबसे पहले आया था जिसे बोलते हैं इजारादारी सिस्टम, और ये इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बेसिकली दिस वाज एन ईयरली सेटलमेंट, हर साल तुम रेवेन्यू भरो, किसानों से ऐसा बोला गया, जमींदारों से ऐसा बोला गया। फिर आया परमानेंट सेटलमेंट जो कि किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर आया रैयतवारी सेटलमेंट जो कि किया था थॉमस मुनरो, जो कि मद्रास के गवर्नर थे।
और फाइनली महलवाड़ी जो किया था होल्ट मैकेंजी ने। तो बेसिकली 1 2 3 4 की कहानी है यहाँ तो। और कहाँ है ऑप्शन में 1 2 3 4? ये रहा 1 2 3 4। क्लियर? चलिए, तो मॉडल पेपर 2 के आपके क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। अब मैं आपके समक्ष बुलाना चाहूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को, जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। बेटा मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल और आज हम बात कर रहे हैं हमारे मॉडल पेपर नंबर 2 के वीडियो सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 1 ईयर बैच जो एमपी उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेके आया है, उत्कर्ष क्लासेस इंदौर सेंटर पे आपके लिए लेके आया है। 1200 घंटे से अधिक का कोर्स शेड्यूल है, प्रॉपर टेस्ट है, इसके अंदर टॉपर स्ट्रीट होती है जिसमें आपको कैसे गाइड करना है, आपके मेंटर्स के साथ मिलना, आपकी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप सूचनाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं उत्कर्ष टावर पे जो भोलाराम गेट के पास है, और हर्षदीप भवन जो आपको भोरकुआ चौराहे पे मिलेगा हमारा सेंटर, या फिर आप 24/7 हमारे ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9773366873। पेपर 2 के मॉडल आंसर के साथ मिलते हैं और पहला क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ऑर्बिटल्स विथ इक्वल एनर्जी फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन इंटर्स ईच ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन्स विथ इक्वल एनर्जी डू नॉट इंटर द ऑर्बिट अंटिल ईच ऑर्बिट इटसेल्फ इंटर्स द पैरेलल स्पिन, हु गिव दिस रूल। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षों में पहले एक इलेक्ट्रॉन कक्ष में प्रवेश करते हैं तथा समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं करते जब तक प्रत्येक कक्ष समानांतरण चक्रण के स्वयं प्रवेश ना कर सके। भाषा इतनी टफ बनाई है, लैंग्वेज पे इतना खेला है कि आदमी परेशान हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं पी ऑर्बिट, और पी के अंदर होते हैं 3 सब ऑर्बिट या 3 ऑर्बिटल px py pz। इनका कहना है कि अगर इसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कभी भी वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते, वो हमेशा भरे जाएंगे ऐसे और ऐसे। ठीक, अगर मुझे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमेशा भरने का क्रम होगा 1 2 और 3, तब जाके चौथा इलेक्ट्रॉन करेगा पेयरिंग, 1 2 3 और फिर होती है पेयरिंग। कभी भी ये नहीं हो सकता ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। और क्या गलत हो सकता है? ये गलत हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गलत हो सकता है। जब तक सब में सिंगल नहीं आ जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा क्या होती है? अपोजिट में आती है। एक प्लस हाफ में जाता है, एक माइनस हाफ में जाता है। तो पेयरिंग केवल तब की जाती है जबकि पूरे सिंगल भर दिए जाए। ऑफबाउ प्रिंसिपल पिछली बार के मॉडल पेपर में जहां तक मेरा ख्याल है हमने उसमें बात की थी कि ऑफबाउ प्रिंसिपल के अंदर बढ़ती ऊर्जा स्तर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते, वही बात, स्पिन हमेशा क्या जाएगी? अपोजिट जाएगी। ठीक, और अगला वाला दिख रहा है हुंड का कहना है पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सबके एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। उसी चीज को इनने टफ लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। कई बार एग्जामिनर सिर्फ इसलिए लैंग्वेज टफ करता है कि आदमी को परेशान कर सके। ठीक, डी ब्रॉगली, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का सीन है। E इज इक्वल टू SC/λ से डिराइव्ड होता है इसका फॉर्मूला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैं हमेशा बोलता आया हूं बेटा, नॉट पे फोकस करेंगे, नहीं पे फोकस करेंगे। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर बिल्कुल मैच्ड है भाई। एग्रीकल्चरल साइंस, कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी मैच है भाई। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जी उगाना, हॉर्टिकल्चर ना भाई, ओलेरिकल्चर। सब्जी उगाने के विज्ञान को ओलेरिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर का मतलब तो होता है उद्यानिकी, जिसमें सब चीजें शामिल हो जाती हैं। तो जो परफेक्टली मैच नहीं है वो सी है। अगला देखने की जरूरत ही नहीं, साफ साफ गलती है। देख लेते हैं, फ्रूट कल्टीवेशन इज नोन एज पोमोलॉजी, सत्य वचन है। अगला, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सट्रीमली हार्मफुल? इज द एक्सट्रीमली हार्मफुल सब्सटेंस अमोनिया कन्वर्टेड इनटू रिलेटिव लेस हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया? शरीर के किस अंग में शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक पदार्थ अमोनिया को अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलते हैं? आंसर है लीवर। हर बुरे काम बेचारा यही करता है।
अमोनिया को यूरिया में यही बदलेगा, बाइल जूस यही बनाएगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को शरीर से बाहर फेंकने की जिम्मेदारी इसी की है। अगर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बाहर नहीं गए तो शरीर में ये रक्त के साथ फैलेंगे और उत्पन्न करेंगे जॉन्डिस या पीलिया। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कन्वर्ट करने के बाद स्टोर करने की जिम्मेदारी इसकी है। विटामिन को स्टोर करने की जिम्मेदारी इसकी है। तो ये काम पूरे आते हैं यकृत के, ये पूरे काम आते हैं यकृत या लीवर के। बिल्कुल सही बात भाई, आंसर है डी। पेलेग्रा एंड स्कर्वी कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। बेटा एक अच्छा तरीका बताता हूं, अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेना। एक टेबल बना लेना विटामिन के नाम, विटामिन का केमिकल नाम और उसकी डिफिशियंसी डिजीजेस। विटामिन का केमिकल नेम, विटामिन का नेम और पूरे नाम लिख देना बस। फ्री में इससे काम हो जाएगा टेबल से। यहां पे बात हो रही पेलेग्रा की और किसकी, स्कर्वी की। अगर मैं सिंपल वे में खेलना चाहूंगा ना तो मैं सिंपल वे में खेलूंगा स्कर्वी के दम पे, कि स्कर्वी का कारण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, विटामिन सी होता है। और एक ही ऑप्शन है तो आंसर क्लियर हो जाता है। अगर विटामिन डी की बात कर लूं तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेकिया होता है उससे, तो वो वाला खत्म हो जाता है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता तो वो वाला भी खत्म हो जाता है। विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या फिर होता है विटामिन ए से आपका जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया। जबकि विटामिन बी3 से होने वाली बीमारी का नाम है पेलेग्रा, और पेलेग्रा को एक और नाम देते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम क्यों? क्योंकि इसके 4 लक्षण आते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। इसलिए इसको एक और नाम क्या देते हैं, 4D सिंड्रोम। तो आंसर हो जाता है 62 का बी फॉर भोपाल। अगला सवाल बेटा, जीरो टिल सीड एंड फर्टिलाइजर ड्रिल वॉज डेवलप्ड बाय। जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किए गए, कहां विकसित किए जाएंगे, भारत में। भारत में भी कहां से, सबसे अच्छी कृषि विश्वविद्यालय में। और भारत का सबसे अच्छा कृषि विश्वविद्यालय आता है उत्तराखंड का जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कभी भी ऐसा तुक्का खेलने की बारी आए तो इस पे खेलेंगे अपन। ठीक, आंसर है बी फॉर भोपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी। विटामिन सी वैसे ही खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल मतलब नारंगी, मौसम्बी, संतरा, इनमें पाया जाता है। लेकिन हाईएस्ट सोर्स जो होता है वो देखने को मिलता है आंवले में, जिसका हिंदी नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, इंडियन गूसबेरी या आंवला। तो आंसर हो गया ए फॉर आगरा। अगला, हु इज द चेयरमैन ऑफ CSIR। ये सवाल अच्छा फंसाने के लिए है। CSIR के जो मानद चेयरमैन होते हैं, ऑनररी चेयरमैन होते हैं, वो PM साहब होते हैं। जो भी पद पे हो ऑनररी होते हैं वो हमेशा PM साहब ही होते हैं। अगर वर्तमान में बात करूं तो अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी साहब इसके होंगे, इसके ऑनररी चेयरपर्सन होंगे CSIR के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। और अभी बात की जाए तो N केसेवल्ली, ये इसकी महानिदेशक पद पर है मैम। डॉक्टर N केसेवल्ली इसकी महानिदेशक पद पर है। तो आंसर हो जाता है ए फॉर आगरा। नोडल एजेंसी फॉर द इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम। भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली के लिए कौन एक नोडल एजेंसी है? रिमोट सेंसिंग अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर अंतरिक्ष या स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा तो उसको डील करने के लिए आएगा स्पेस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आंसर आ गया ए। डायरेक्ट PM साहब के अंडर में रहता है। ये इतने सामरिक महत्व का होता है कि डायरेक्ट PM साहब के अंदर में रहता है। बेटा 1 लाइन फैक्ट है। अगला, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज हिट बाय सुपर साइक्लोन इन 1990। सुपर साइक्लोन के द्वारा कौन हिट किया गया था? सुपर साइक्लोन 1990 1999 इतना ज्यादा बड़ा नाम माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा जान माल की नुकसान हुई थी। उड़ीसा को बड़ा क्षतिग्रस्त किया गया था। जबकि तमिलनाडु को तो हिट किया था सुनामी ने। ये तटवर्ती क्षेत्र है, यहां पर सामान्यतः तूफान आते रहते हैं, लेकिन सुपर साइक्लोन जानमाल के नुकसान के चक्कर में बड़ा एक कुख्यात नाम बन के रह गया भारत के इतिहास में, जिसको आज भी याद करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। नेम ऑफ द फर्स्ट नेशनल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन इज। सैटेलाइट टेलीविजन के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क का नाम क्या है?
सैटेलाइट टेलीविजन के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क का नाम क्या है? ऑर्बिटा, सेवक, प्यूमा, यूनिमेट। यूनिमेट तो भाई साहब पहला रोबोटिक आर्म था जो एंजलबर्ग ने बनाया था। प्यूमा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये रोबोट है, असेंबली लाइन रोबोट है। आंसर है ऑर्बिटा। ऑर्बिटा उस जमाने के यूएसएसआर ने बनाया था, सोवियत संघ ने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया ने बनाया था पहला सैटेलाइट बेस्ड टेलीविजन नेटवर्क। आंसर है ए फॉर आगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन ईथरनेट? ईथरनेट ये ईथरनेट बनाता है लैन, ईथरनेट बनाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट बनाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज करता है बस टोपोलॉजी। दिस इज बस टोपोलॉजी। जिसमें एक के बाद एक टर्मिनल जुड़े जाते हैं वो कहलाती है बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर कोई भी सेंटर कंप्यूटर या सेंटर सिस्टम होता ही नहीं, केंद्रीय हब ही नहीं होता, सेंट्रल हब ही नहीं होता, वो कहलाती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है ईथरनेट किसको यूज करता है, तो ईथरनेट यूज करता है भाई साहब बस टोपोलॉजी को। आंसर हो गया बी फॉर भोपाल। साइबर नाइफ, साइबर नाइफ, साइबर नाइफ के साथ एक और याद रखना, द विंची सिस्टम। साइबर नाइफ और द विंची सिस्टम दोनों के दोनों प्रकार है रोबोटिक सर्जरी के। भारत में पहली रोबोटिक सर्जरी हुई थी एम्स न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, माइस्थीमिया ग्रेविस नामक बीमारी के लिए। दो 2011 में पहली रोबोटिक सर्जरी भारत में देखने को मिली थी। अब देख लेते हैं ऑप्शन। साइबर नाइफ इज अटैक ऑफ रोबोट्स, नहीं भाई। टॉकिंग टू रोबोट्स, रोबोट से बात करना बिल्कुल नहीं। रेडियो सर्जरी सिस्टम बाय रोबोट, हाँ जी, रोबोटिक सर्जरी, आंसर है सी। AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस बिक्सबी इज मेड बाय कंपनी। AI आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट डिवाइस बिक्सबी किसने बनाया? अमेजन की है एलेक्सा दीदी। गूगल का है गूगल असिस्टेंट, सैमसंग ने बनाया बिक्सबी। जबकि IBM अपने इस पे काम कर रहा है कॉर्टेना पे, IBM काम कर रहा है कॉर्टेना पे। तो यहां पर अगर आंसर की बात की जाए बिक्सबी की, तो बिक्सबी का आता है सैमसंग सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फेज ऑफ कंप्यूटर वायरस? बेटा कंप्यूटर वायरस के वैलिड फेज की बात की जाए, मतलब किस किस फेज से गुजरता है? सबसे पहले सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और उसमें जाके चुपचाप दुबकी में पड़ा रहता है, दैट इज डॉर्मेंट फेज। जैसे ही उसको लगता है कि अब मैं ठीक ठाक लेवल पे छुप चुका हूं, वो अपने आप को प्रोपोगेट करना चालू करता है, बढ़ाना चालू करता है, दैट इज प्रोपोगेशन फेज। जब उसको लगता है कि अब ठीक ठाक मामले में हो गई, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तब वो ट्रिगर करता है कि अब मैं सिस्टम को इन्फेक्ट करने जाता हूं, और आखिरी में अपने प्रोग्राम को रन करता है। तो 4 फेज होती हैं इसकी, डॉर्मेंट, प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूशन। अब देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। प्रोपोगेशन, पहला फेज प्रोपोगेशन कभी नहीं हो सकता, पहला तो डॉर्मेंट होगा, तो ये देखते हैं। डॉर्मेंट, प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग, ध्यान से एग्जीक्यूशन मिसिंग है, लेकिन अगर कोई नहीं रहा तो आंसर ये होगा। डॉर्मेंट, प्रोपोगेटिंग, ट्रिगरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, आंसर हो गया बेटा सी। प्रॉपर चारों के नाम दे दिए, क्रम भी सही है। मध्य प्रदेश MP ऑनलाइन पोर्टल इज जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? MP ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? MP ऑनलाइन 2 लोगों ने मिलकर खोला था, मध्य प्रदेश सरकार और TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2006 में आया था, और कॉमन सर्विस सेंटर 2009 में आया था। देख लेते हैं ऑप्शन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, खत्म बात। टाटा कंसल्टेंसी है ना, दूसरे में टाटा कंसल्टेंसी विप्रो ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड विप्रो ना, आंसर है ए फॉर आगरा। मोस्ट वेबसाइट हैव अ मेन पेज विच एक्ट एज अ डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेब पेज, दिस इज कॉल्ड। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे, रास्ते का काम करता है। वेबसाइट बेटा, वेबसाइट कुछ नहीं होती है, वेबसाइट समूह होता है वेब पेजेस का। वेबसाइट समूह होता है किसका? वेब पेज के समूह को, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस को कह देते हैं वेबसाइट।
और जब भी आप वेबसाइट खोलते हो तो जो पहला पृष्ठ दिखता है आपको, पहला पृष्ठ या फिर आपको जो फर्स्ट पेज दिखता है जिसमें सब चीज़ें समरी के फॉर्म में रहती है और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, वो कहलाता है होम पेज। इसमें सब ऑप्शन रहते हैं, आप क्या देखना चाहते हो, इतिहास देखना चाहते हो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछना चाहते हो, हमारे चेयरमैन की बात करना चाहते हो, उसके स्पीकर नोट देखना चाहते हो, गैलरीज में जाना चाहते हो, सब होम पेज में मिल जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है क्या, होम पेज। सर्च इंजन आपके स्पेसिफिक टर्म्स को लेकर अगर किसी चीज को इंटरनेट पे खोजने के लिए कोई चीज है तो सर्च इंजन है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब पेज तक जाने का रास्ता बताता है। ब्राउजर, बिना ब्राउजर के आप www वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च नहीं कर सकते। उस पर अगर सर्च करना है तो आपके लिए कंपलसरी होगा कि आप किस पे जाएं, आप जाएं किसी वेब ब्राउजर पर। विच आर द सब्सिडरी ऑफ फेसबुक, सब खरीद रखा है उसने, मार्क जुकरबर्ग भाई साहब ने सब खरीद रखा है। उनको एक चीज समझ आ गई, जो धंधा चल रहा दिखता है उसको ले लो, क्योंकि जीरो से बिजनेस बनाने में टाइम बहुत लगेगा। उनने व्हाट्सएप चलता देखा, खरीद लिया। केविन एस्टन का इंस्टाग्राम चलते देखा, खरीद लिया। ऑक्यूलस VR चलता देखा, खरीद लिया। आंसर है डी फॉर डेल्टा। पावर ऑफ मनी, पैसे की क्षमता और बिजनेस करने की अकल। एलन मस्क साहब ने इसी के साथ ओवरटेक किया किसको, ट्विटर को, और नाम बदल के कर दिया एक्स। जिस टाइम उन्हें ओवरटेक किया तो अपने भाई साहब थे वहां पे, पराग अग्रवाल, उनकी नौकरी गई, दूसरी नौकरी आई। ठीक, तो ये चलता रहता है। आंसर है डी फॉर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी क्लोज डाउन फैशन कॉमर्स पोर्टल जेबोंग। जेबोंग को किसने बंद किया? अपने जमाने में जेबोंग बड़ा हिट हुआ करता था, जेबोंग को अधिग्रहित किया फ्लिपकार्ट ने। जेबोंग को अधिग्रहित किया किसने? फ्लिपकार्ट ने। और बाद में जेबोंग के पूरे ऑपरेशंस को बंद कर दिया कि ये सेक्टर नहीं चल रहा है। तो आंसर है डी। सी लिखा हुआ है, नहीं भाई डी। आंसर है डी, फ्लिपकार्ट। अलीबाबा की बात की जाए तो जैकमा साहब है। अमेजन की बात की जाए तो जेफ बेजोस साहब है। लेकिन यहां पे आंसर हो जाता है डी फॉर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से एक हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, या फिर लॉजिक प्रोग्रामिंग, दोनों बोलते हैं इसको। प्रोग्रामिंग, प्रोलॉग बिल्कुल है भाई साहब, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है प्रोलॉग, बिल्कुल। लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग बिल्कुल इसका एग्जांपल है हाई लेवल का। लिस्प बनाने वाले भी तो भाई साहब जॉन मैकार्थी थे। बनाने वाले भी कौन थे? जॉन मैकार्थी। तो ए भी सही है, बी भी सही है, स्नोबॉल भी सही है। तो आंसर हो जाता है डी फॉर डेल्टा। सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। ठीक, अगला सवाल बेटा बहुत ध्यान से देखना। ऑफिसर बैच जिसमें प्री और मेंस 2024 को टारगेट किया जा रहा है। 1 ईयर बैच प्री मेंस इंटरव्यू पूरे के लिए साथ है। 3 ईयर बैच उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद ही क्लियर कर लेते हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है, इसी क्षेत्र में जाना है, उनके लिए 3 ईयर बैच जिसमें एकदम बेसिक नॉलेज से आगे बढ़ने का कार्यक्रम किया जाता है। ये ग्रेजुएट लेवल के बैचेस होते हैं। इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर में हैं तो हर्षदीप आर्केड में, जो कि भोलाराम गेट के पास, जो कि भोलाराम जो भंवरकुआ स्क्वायर पे है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप उत्कर्ष टावर आ सकते हैं जो भोलाराम गेट के पास है। ठीक, या आप हमारे उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इस QR कोड की मदद से। नेक्स्ट सवाल बेटा। अच्छा, इस पेपर के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब आएंगे हमारे विषय विशेषज्ञ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र लेके। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि मॉडल पेपर 2 में आप देख रहे हैं सारे प्रश्नों को, और सारे लोगों ने अपने पोर्शन को कंप्लीट किया। मेरे पोर्शन में करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स की जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसके पहले ये क्वेश्चन करने के लिए, जैसा कि मैं बता दूं, आप और आपके दोस्त जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताएं, यह अवगत कराएं और आप भी अवगत हो कि ये क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस पहले करनी है, देन यहाँ सोल्यूशन करना है। प्रैक्टिस मतलब एग्ज़ाम के पहले 10 बार एग्ज़ाम देना है। इसके लिए ये बुक हमारे सेंटर पर, बुकशाला पर
और नियरेस्ट आपकी शॉप पर, किसी भी शॉप पर ये अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पर आपकी शॉप है, बुक शॉप है, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इन्हें करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में यह मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में, ऑपरेशन नर्मदा इज रिलेटेड टू बाय सेलिंग ट्रेनिंग, बाय फिशरीज ट्रेनिंग, बाय पुलिस ट्रेनिंग, बाय हाइड्रो पावर जनरेशन। ऑपरेशन नर्मदा संबंधित है नौकायन प्रशिक्षण से, मत्स्य पालन के प्रशिक्षण से, पुलिस प्रशिक्षण से और जल विद्युत के उत्पादन से। बात की गई कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने सुना होगा, 1980 के दशक में पर्यावरण से संबंधित और हरसूद गांव से संबंधित है। उससे इतर यह ऑपरेशन नर्मदा की बात की जाए तो 1961 में पुलिस के प्रशिक्षण के लिए, पुलिस ट्रेनिंग के लिए यह आंदोलन चलाया, यह मूवमेंट चलाया गया था। ऑपरेशन नर्मदा जो है पुलिस ट्रेनिंग के लिए 1961 में इसे खरगोन ज़िले में स्टार्ट किया गया था। और एक इसी से संबंधित आप हो सकता है आप यह समझें कि यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संरक्षण हरसूद गांव की बात की जाए 1980 के टाइम पे 1979 में कुछ लोग इकट्ठा हुए और हरसूद में एक सम्मेलन किया और 1980 में इसके बारे में 1918 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी और यह 1961 में खरगोन ज़िले में इसकी ट्रेनिंग दी गई थी ऑपरेशन नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। बात की जाए ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और 2010 में बात की गई साउथ अफ्रीका, यानी विकासशील देशों के समूहों का एक ग्रुप बना है और इनका समिट हुआ है। विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक समूह है और इन्होंने एक समिट किया है और ये ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। पूछा है 15वां शिखर सम्मेलन के बारे में बात की गई है कि 15वां शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो बात की जाए जो 23 अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं, 23 अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं, 23 अगस्त 2023 को यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है और ये साउथ अफ्रीका ही इसका चेयरमैनशिप था क्योंकि उसी देश में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15वां समिट ब्रिक्स का कहाँ आयोजित किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 69th, वेयर हैज़ द 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग बीन हेल्ड। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आसियान ग्रुप से, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात की गई है। इनका समूह 10 देशों का समूह 1967 में आसियान देशों की स्थापना हुई और आसियान के साथ भारत की बैठक चलती है और बैठकों की जिसमें आर्थिक मंत्रियों की बात की गई, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर्स की बात की गई, इनका आयोजन किया गया था। तो जो आसियान का ये सम्मेलन की बात की जा रही है कि 20वीं आसियान जो सम्मेलन हुआ, यह बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की गई। इंडोनेशिया में आयोजित करने की बात की गई कि सेमारंग जगह पर ये आयोजन इसका किया गया, यानी ये समिट जो है इस बार इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और इसी से रिलेटेड भारत और आसियान मंत्रियों की बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री IVF यानी यूनिट 7 से रिलेटेड भी यह हो सकता है आपसे। IVF ट्रीटमेंट की बात की गई है कि आयोजित किए जाने के मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो बात की जाए जब इस क्वेश्चन में, तो अभी थोड़ा सा डेवलप्ड राज्यों में बात करते हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे राज्यों की बात कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा लिटरेसी टाइप की है, ज़्यादा लोग डेवलप हो गए हैं और यहाँ साइंस एंड टेक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो इसे गोवा पहला राज्य बन गया है जिसने IVF की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगर बात करें 1947 से अब तक 2023 तक,
एक हमने 1947 में भी बनाया था, इसलिए यहाँ भी काउंट करेंगे, और 2023 का भी काउंट कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के यहाँ 77th, क्योंकि हमने 47 में भी बनाया हुआ था, तो ये 77th 77वां स्वतंत्रता दिवस की बात की गई कि 77वां स्वतंत्रता दिवस। इसमें काउंटिंग के हिसाब से थोड़ी सी काउंटिंग आपको क्लियर रखनी है, 76, 77, 78 में से काउंटिंग आपको क्लियर रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, थोड़ा सा इस बारे में, ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट एग्जाम में भी रिलेटेड था और इस बार भी 2023 में भी, यानी इसके बारे में क्वेश्चन जो कैंसिल किया हुआ था, कोर्ट ने भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन अगस्त 8, 2023। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बात की गई कि 8 अगस्त 1900 पहले स्टार्ट कब हुआ था? 1942 की बात की जाए, 8 अगस्त 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंग, जहां पर अरुणा आसफ अली की बात करते हैं, ग्वालियर टैंग से इसकी शुरुआत करने की बात की गई। और अगर 42 से अब तक गिनने की इसकी बात करते हैं तो यहाँ वर्षगांठ पूछा गया है, वर्षगांठ, तो 81th एनिवर्सरीज हो जाएगी। 81th यानी हाल ही समाचार में रहा है, तो समाचार में इसको ऑब्जर्व करना है आपको कि कौन सा मनाया गया है। तो ऐसी अगर कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहें तो उनके लिए आपको ज़रा ध्यान से इसे देखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच इंडिया ऑरिजिन वोमन हैज़ बिकम द डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अमेरिकन फाइनेंस एजेंसी? रितु महेश्वरी, गीता चौधरी, निशा विश्वाल और अंजू भार्गव। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिका वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी? यह इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में उप मुख्य कार्यकारी की बात की गई है। तो यहाँ निशा विश्वाल की बात की जाए तो निशा विश्वाल जो हैं हाल ही में यहाँ पर अपॉइंट की गई हैं, ये वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी अधिकारी इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बात की जाए, द असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ पास्ड ए रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द सेंटर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट? अभी हिमाचल प्रदेश का चेंज नाम होने की बात नहीं चल रही है, बिहार की भी बात नहीं चल रही, असम की भी बात नहीं कर रहे हैं। केरल ने अपना नाम चेंज करके केरलम रखने की बात की है। इसके पहले उड़ीसा का ओडिशा करके नाम कर दिया गया और अब केरलम की रिक्वायरमेंट, केरलम की बात चल रही है कि नाम चेंज करके इसका केरलम बदल दे के विधानसभा ने प्रस्ताव रखा है कि इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए। नाम परिवर्तन की जो बात की गई है, आर्टिकल 1, 2, 3 में से नाम परिवर्तन की जो बात की गई, आर्टिकल 3 में से यहाँ अनुच्छेद 3 की बात की गई है। अगली बात, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग? GI टैग लास्ट पेपर में हमने बात की थी चिन्नौर की, चिन्नौर GI टैग, बालाघाट, और यहाँ मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद जो GI टैग के रूप में था। और ये अगला GI टैग के रूप में आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, राजौरी चिकरी। अगर राजौरी आप जानते हो, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था, मैंने कहा था कि आप पहलगाम की बात कर रहे हैं, पास में जहां जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास में अगला रेलवे स्टेशन के लिए पहले मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन जो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड राजौरी के पास की है, अनंतनाग के पास की जगह है जहाँ पर यह जगह स्थित है। और राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य में आता है जहाँ पर ऐसे इसे प्रदान किया जाता है। अगली बात की जाए अगले क्वेश्चन की ओर, इन द असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज ए रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, UCC की बात की जाए तो UCC का जो वर्णन दिया गया है आर्टिकल 44 में कि सभी जगह एक जैसे नियमों का पालन किया जाएगा, यानी रीति रिवाज, शादी विवाह, तलाक आदि के मामलों में सभी जगह एक जैसी पॉलिसीज का पालन किया जाएगा। और इसके संबंध में आर्टिकल 44 में दिया गया है। और यहाँ बात की जाए केरल राज्य ने प्रस्ताव पास करके इस UCC का विरोध किया, यानी यहाँ पर विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा प्रस्ताव करके इसका विरोध करने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर सामान्यतः देखेंगे तो चूंकि यह शिक्षा से संबंधित भी है तो आपको ये लगता है कि हो सकता है ये शिक्षा से संबंधित हो, परंतु यह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, अल्पसंख्यकों की बात की जाए, अल्पसंख्यक जो आपके यहाँ
सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी हैं, इनके एजुकेशन के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए उम्मीदवार जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, छात्र हैं, उनको मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के द्वारा नया सवेरा योजना को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। मध्य प्रदेश थिएटर आर्टिस्ट अरविंद त्रिवेदी बहुत ही फेमस नाम, अरविंद त्रिवेदी पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश के रंगकर्मी अरविंद त्रिवेदी का निधन हुआ है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? बड़े धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे और धार्मिक इनका जैसा रोल था और रोल से उल्टा इनका नेचर था। रोल में ये रावण बने हुए थे, रामानंद सागर के जो रामायण बनी थी उसमें इनका रावण का रोल था। और यहाँ ये बड़े धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे। अभी अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो रहने वाले थे महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले थे, यानी रावण होके रावण का किरदार किया, बड़े धार्मिक थे और उज्जैन के रहने वाले थे, यानी शिव जी के या पुजारी टाइप के थे। अगली बात की जाए, लता मंगेशकर द नाइट एंगल ऑफ मध्य प्रदेश passed away on February 6, 2022. Where was she born? बात की जाए लता मंगेशकर की, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, डेट याद रखिएगा 6 फरवरी 2022 इनका देहावसान हो गया। और इनके पूछा गया है कि ये कहाँ, इंदौर में इनका जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो बात की जाए कि इंदौर में इनका जन्म हुआ था, इंदौर में ये जन्मी हुई थी और 2001 के भारत रत्न इनको प्रदान किया गया है। यह विशेष है कि इनसे क्वेश्चन यह बन सकता है कि भारत रत्न इन्हें कब प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बॉर्न शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ऑफ द्वारका शारदा पीठ? द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद जी, और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। ये नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर और बालाघाट, इनमें से कहाँ से संबंधित है? तो बात की जाए कि इनका जो जनरल नाम था पोथीराम उपाध्याय था, उपाध्याय जी थे। और इनका जन्म जो हुआ है 1924 में, 1924 में मध्य प्रदेश के सिवनी के दिघोरी गांव की बात की जाए, सिवनी जिला है और सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। तो बात की जाए कि आपके सिवनी ऑप्शन में से, बी ऑप्शन में से आपका सिवनी है। और ये आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। इसके पहले, सारे प्रश्न कंप्लीट होने से पहले कुछ आपके बारे में जानकारियाँ जो आपके लिए आगे के लिए तैयारियों के लिए बेहतर हो सकती है। बात की जाए कि हमारा ऑफिसर बैच टारगेट प्री प्लस मेंस बैच आप आएँ, इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे 1 ईयर के बैच, कोर्सेज के बैच, पीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के बैच आप आकर के यहाँ पर रन कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी आप इन नंबर में, दिए गए नंबर में 254/7 और हमारे संस्थान में हर्षदीप आर्केड में आकर के यहाँ पर जानकारी प्राप्त सकते हैं। 3 ईयर का बैच जो आपके भाई या ऐसे लोग हैं जो 12th आफ्टर 12th की तैयारी करने लगते हैं, बेहतर होगा कि वो आफ्टर 12th की तैयारी करें। तो 3 ईयर का बैच प्री मेंस इंटरव्यू और आफ्टर 12th के बाद ये सेपरेट बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी फैकल्टी टीम के साथ, साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस के साथ पूरी तरह से प्री और मेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी और अपडेटेड नोट्स के साथ बढ़िया की तरीके के टेस्ट सीरीज के साथ हमारी सारी चीज़ों की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। बात की जाए कि जो यह मॉडल पेपर 2 था, पहला और दूसरा हमने आपको कंप्लीट कर लिया। लगातार मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगले जो सारे पेपर हैं उन्हें ऐसे ही आप पहले सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन देख लें और उसके बाद डाउट्स हैं तो हमारे वीडियोज़ को देख करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। जल्दी ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, आगे वाले पेपर्स के लिए आपको हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अग्रिम शुभकामनाएं आपकी तैयारियों के लिए। धन्यवाद, गुड डे।